द चैप्टर इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम एक लाइन में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डिफरेंस बताएंगे। रिफ्लेक्शन हम लोगों का अच्छे से पहले के क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सपोज ये एक प्लेन मिरर है, लाइट अगर इस तरह से स्ट्राइक करता है तो वो बाउंस बैक होकर चला जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये मिरर है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इसके ऊपर गिर रहा है। ये जो रिफ्लेक्ट हो गया इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस मिरर को बोलेंगे, इस प्लेन को बोलेंगे प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसके ऊपर इस तरह से एक 90 डिग्री ड्रॉ होगा अगर, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है इसको आई से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो हम अभी तक बताए हैं इसमें से कुछ भी नया नहीं है, ये सब स्टैंडर्ड 7 और 8 में पढ़ा हुआ है। एक मिरर है, उसमें इस तरह से लाइट आके स्ट्राइक किया, तो जो लाइट स्ट्राइक कर रहा है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। मिरर है, शाइन कर रहा है, तो लाइट उससे टकरा कर वापस चला जाएगा, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों जो लाइन है ये सेम प्लेन में लाई करेगा। ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री होगा। ये दोनों ही लॉ स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा हुआ है। उसके बाद इस तरह का जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म होता है उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, वो भी पहले के क्लास में पढ़ा हुआ है। तो जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, सपोज यहां पर मिरर है, सपोज ये मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, या उसके सामने अगर हम लोग खड़े होते हैं तो जितना मेरा हाइट है, फिगर है, ठीक वैसा ही इमेज बनता है। एकदम सेम फिगर, हाइट, कलर सब कुछ सेम। तो एक प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज एकदम सेम होता है। दूसरा क्या है, जितना हम मिरर के सामने खड़े रहते हैं ऐसा लगता है कि मेरा वो जो इमेज बन रहा है वो मिरर के उतना ही अंदर घुसा हुआ है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर के जितना सामने ऑब्जेक्ट है, इमेज उतना ही अंदर घुसा हुआ रहता है। सपोज ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर रहेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हुआ, पहला कि सेम होता है एकदम ऑब्जेक्ट और इमेज, दूसरा था कि डिस्टेंस सेम होता है, तीसरा है कि साइज भी सेम होता है, फोर्थ है लैटरल इन्वर्जन या लैटरली इन्वर्टेड। इसका मतलब मिरर के सामने खड़े हो तो लेफ्ट हैंड रेज करेंगे तो सामने में लगेगा राइट हैंड उठ रहा है। ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है ना। तो इमेज का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड, इमेज का राइट बन जाता है। ये जो उल्टा होने वाला चीज है इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। और एक क्या होता है, इमेज इज वर्चुअल। तो वर्चुअल के साथ एक टर्म आता है इरेक्ट। ये क्या होता है, ये सब भी पढ़ा हुआ है, पता नहीं याद है कि नहीं। स्फेरिकल मिरर्स वगैरह में
जैसे हम दो डायग्राम एक बार दिखाते हैं। इस तरह का डायग्राम के बारे में और पढ़ेंगे, बट हो सकता है देखने से याद आ जाए। सपोज यहाँ एक हम रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से रेज है। यहाँ पर ये एक रे है, इसको डॉट डॉट देकर बढ़ा रहे हैं, और एक ये रे है, इसको डॉट डॉट देकर बढ़ा रहे हैं। तब जाकर ये दोनों मिल रहा है। जहां पर रेज मिलता है वहां पर इमेज फॉर्म होता है। तो जब इस तरह का इमेज फॉर्म होता है जो डॉटेड लाइन से मिलता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। मतलब ये पेन सीधा है तो सीधा ही फोटो बनेगा इसका। और मैं कितने सारे केसेस में क्या होता है कि अगर पेन ऐसा है तो फोटो ऐसा बनता है, उल्टा, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। तो इरेक्ट का उल्टा होता है इन्वर्टेड, और वर्चुअल का उल्टा होता है रियल इमेज। तो इरेक्ट मतलब बताए सीधा, इन्वर्टेड मतलब बताए उल्टा। वर्चुअल इमेज मतलब जब इस तरह से इमेज डॉटेड लाइन से मिलता है और फिर बनता है। रियल इमेज मतलब डॉटेड लाइन देने का जरूरत नहीं है, इमेज लाइंस अपने आप मिल जाएगा। जैसे इसी तरह का मिरर में एक और रे डायग्राम कर रहे हैं। इस बार ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है। तो ये रे डायग्राम कैसे ड्रॉ हुआ ये सब बताएंगे थोड़ी देर के बाद। एक बार के लिए बस रियल और इन्वर्टेड समझा रहे हैं। देखो यहां पर ये दो रे अपने आप मिल गया, ये रहा और एक ये रहा। तो जब एक्चुअल इंटरसेक्शन से कुछ फॉर्म होता है तब उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका प्रॉपर्टी होता है कि इमेजेस फॉर्म्ड आर वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट है तभी हम लोग सीधा खड़े हैं तो सीधा दिख रहा है मिरर में। तो ये जो कुछ भी पढ़ाए हैं ये यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ये रहा 2 लॉ, और ये छोटा छोटा यहां पर एक एक लाइन में प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है प्लेन मिरर का। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। हम लोग देख कैसे सकते हैं? तो देख इसलिए पाते हैं क्योंकि कोई भी सरफेस पे अगर लाइट स्ट्राइक करता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। वहां से जब लाइट रिफ्लेक्ट होता है वो हम लोगों के आईज में जाता है और फिर हम लोग देख सकते हैं। आईज का सेल एक्टिवेट होता है और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, फिर हम लोग देख सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा कि वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वो सारा लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो हम लोग वहां पर देख नहीं पाएंगे, वो चीज हम लोगों को ब्लैक दिखेगा। अब ये बुक के ऊपर ट्यूबलाइट का लाइट गिर रहा है। बुक हालांकि इतना शाइनी नहीं है, तो कुछ लाइट ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है और कुछ लाइट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से हम देख पा रहे हैं। तो यहां लिखा है ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। तभी हम लोग देख सकते हैं। अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। सपोज यहां से एक रे ऑफ लाइट जा रहा है। अब इसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा? पास नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का शैडो फॉर्म हो जाएगा यहां पर, पूरा डार्क शैडो। क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसका रास्ता रुक गया, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर कोई शाइनी सरफेस होगा जैसे मिरर, तो क्या होगा? लाइट स्ट्राइक करके वापस चला जाएगा। ये सरफेस था तो भी रिफ्लेक्ट तो करेगा ही, लाइट कम करेगा और शैडो बनेगा। लेकिन अगर कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, ये रे ऑफ लाइट है, और तो इसको बोलते हैं, फर्स्ट केस में हम बोले रिफ्लेक्शन। अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा यहां पर लाइट के रास्ता में, तो ये लाइट क्या करेगा ना, इसके कॉर्नर से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो ये बेंड होने वाला, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ऐसे हम लोगों को पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में रहता है, तो फिर ये बेंडिंग कैसे हो गया?
तो वो इस वजह से, क्योंकि बोला जाता है कि लाइट एक वेव के जैसे होता है, जैसे वेव होता है उस तरह से। तो लाइट का दो नेचर है, वो स्ट्रेट लाइन में भी जाता है पार्टिकल के जैसे, और वो वेव के जैसा भी है। इसके बारे में हम लोग क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, व्हाट इज वेव नेचर ऑफ लाइट। तो अभी बस वो एक लाइन ही है इसके बारे में कि अगर कोई बहुत छोटा सा ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ता में आ जाए तो लाइट अपना रास्ता बेंड कर लेता है ड्यू टू इट्स वेव नेचर, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन बता दिए और डिफ्रैक्शन बता दिए। सॉरी, हम फर्स्ट में बोले थे कि हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में डिफरेंस बताएंगे। तो रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो सपोज यहां पर एक लाइट जा रहा है, रे ऑफ लाइट, और बीच में एक ग्लास स्लैब आ गया, या कोई एक ग्लास का सामान आ गया, या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल आ गया। तो मटेरियल ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब लाइट तो पार कर जाएगा, लेकिन क्या वो सेम रास्ता फॉलो करेगा? नहीं, क्योंकि अभी लाइट कहां पर है? एयर में, और बाद में लाइट किस में आ रहा है? ग्लास में। मीडियम चेंज हो जा रहा है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जा रहा है, जिसके वजह से लाइट अपना रास्ता, लाइट का पाथ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ये भी क्लास 8 में था। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। डिफ्रैक्शन के केस में क्या हो रहा था? यहां पर भी तो बेंडिंग हुआ, लेकिन यहां पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया, और वो भी बहुत छोटे साइज का, तब जाकर डिफ्रैक्शन हुआ। और यहां पर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आ गया, तो लाइट उससे पार हो रहा है, लेकिन सिंस मीडियम अलग अलग है तो लाइट बेंड हो जाएगा। हो सकता है वो ऐसे होकर जाए, या हो सकता है वो उधर होकर जाए। फिर यहां ग्लास से वापस एयर आ गया तो फिर से बेंडिंग होगा। तो ये जो बेंडिंग है इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन मतलब बाउंस बैक होना, और रिफ्रैक्शन मतलब बेंड होना अलग अलग मीडियम में। तो रिफ्रैक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का दो लॉज हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म हुआ, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, वो पढ़ चुके हैं। अब हम बताएंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो दो टाइप का स्फेरिकल मिरर्स होता है। अगर एक चम्मच लेंगे, स्पून, तो उसका जो ये स्पून का अंदर वाला पोर्शन है, ये एक स्पून है, तो ये अंदर वाला पोर्शन जब शाइनी है तो इसको बोलते हैं कनकेव पोर्शन। और अगर स्पून को उल्टा कर देंगे इस तरह से, तो बाहर वाला पोर्शन शाइनी हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे कन्वेक्स पोर्शन। तो बेसिकली अगर एक स्फेरिकल मिरर का इनर पोर्शन शाइनी है और बाहर का सरफेस रफ है, रफ को इस तरह से लाइन लाइन से दिखाते हैं, तो इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। और अगर एक मिरर का इनर पोर्शन रफ है और बाहर का पोर्शन शाइनी होता है, तो उसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इन दोनों मिरर को स्फेरिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक स्फीयर का हिस्सा है। यहां से डॉट डॉट देकर स्फीयर कंप्लीट, ये थोड़ा सा डायग्राम खराब हो गया, इस तरह से डॉट डॉट देकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंस these mirrors are a part of a sphere, therefore they are called spherical mirrors. सब कुछ क्लास 7 में है, 7 और 8 में है। इसका अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम दोबारा से एक कनकेव मिरर थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ किए। तो ये मिरर का जो एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं पोल, P से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज पोल? द मिरर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिडल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सबसे बीच वाला हिस्सा को, बीच वाले पॉइंट को पोल बोलते हैं। अब ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर का सेंटर होता है। जैसे अगर ये एक स्फीयर होता,
तो सर्कल का तो स्फीयर का तो सेंटर होता है ना, तो उसको हम सी लिख रहे हैं। इसको साइंस में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी तक हम क्या टर्म सीखे? एक पोल, दूसरा सीखे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी लिखते हैं। तीसरा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिस तरह से सर्कल स्फीयर का रेडियस होता है सेंटर से लेकर एंड पॉइंट, तो ठीक उसी तरह से इस मिरर का रेडियस होगा इतना बड़ा। तो सेंटर से लेकर पोल के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होता है जो मिरर से परपेंडिकुलर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है। तो ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस है। बस रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाते जाओ तो वो प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। फिफ्थ डेफिनेशन है फोकस का। तो फोकस ऐसे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट होता है। तो रेडियस का कितना हुआ? वो आधा हुआ। तो हम लिख सकते हैं फोकस इक्वल्स टू r/2। फोकस को स्मॉल एफ से लिखते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं रेडियस इक्वल्स टू 2 फोकस। ये रिलेशन होता है। ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह से अगर हम एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करेंगे तो उसका भी सब कुछ ड्रॉ किया जा सकता है। देखो उसका पोल ये रहा, उसके लिए रेडियस यहां पूरा सर्कल यहां बन रहा है ना, तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ये होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में फोकस ये रहा। हो गया सारा पॉइंट्स। और रिलेशन इसके लिए भी यही है, r=2f। तो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लिए, ये सारा पोर्शन कवर हो गया। अब है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के सामने अगर जगह जगह पे ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा तो किस तरह से इमेज बनेगा वो हम पढ़ेंगे, वो हम सिखाएंगे। तो उसके पहले कुछ रूल्स होगा रे डायग्राम्स का, वो दिखाते हैं दोनों मिरर के लिए। ये भी आता है बट स्टिल रिवीजन हो जाएगा। तो एक मिरर हम ड्रॉ, यहां पर कनकेव मिरर ड्रॉ किए और यहां कन्वेक्स, और इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिए, पोल सी और एफ। तो रूल ये है कि अगर रे ऑफ लाइट इस तरह से इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब बहुत दूर से आ रहा है, और वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, रे ऑफ लाइट इससे पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन मिरर से टकराया है, अब ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पार होगा। उसी तरह से यहां से रे ऑफ लाइट आ रहा है, हमेशा लेफ्ट साइड से ही रे आता है, तो अब ये फोकस से जाएगा। लेकिन ये तो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ट्रांसपेरेंट है, मतलब ये सॉरी ओपेक है और बाहर वाला पोर्शन शाइनी है, तो इसका मतलब लाइट टकरा कर यहीं कहीं रहेगा, लेफ्ट पोर्शन में ही रहेगा, वो अंदर तो घुस नहीं सकता है। मिरर के अंदर थोड़ी ना लाइट घुस जाता है, तो अब वो टकरा कर वापस किस तरह से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है ना, तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से जा रहा है, अंदर घुसेगा नहीं, इस वजह से हम डॉटेड लाइन दिए और बाहर में सॉलिड लाइन दे दिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल था और फोकस से चला गया। इसमें एक्चुअली फोकस से पार होता है और इसमें डॉटेड लाइन देकर दिखाते हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि एनी लाइन पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। दूसरा रूल इसका ठीक उल्टा है
कि अगर कोई भी लाइन फोकस से जाएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। जैसे कोई भी लाइन इस तरह से इंसिडेंट हुआ, ये सब लाइन मेरे से स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हो रहा है क्योंकि हम फ्री हैंड कर रहे हैं, बट यू विल हैव टू यूज स्केल। तो कोई लाइन अगर इस तरह से फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर निकलेगा। ठीक उसी तरह से कोई लाइन अगर यहां पर ऐसा लग रहा है कि फोकस से जा रहा है, तो फोकस से जा रहा है वो किस तरह से दिखाएंगे, लगेगा इस तरह से आ रहा है, डॉटेड लाइन यहां दिखाना होगा, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। देखो लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में ही रहेगा क्योंकि मिरर के अंदर लाइट घुस नहीं सकता है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ये सेकेंड रूल है, एनी लाइन पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से सी से जा रहा है तो वो वापस उसी रास्ता लौटेगा। तो देखो सेम लाइन में ही एरो दे दिया। ये कन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। सपोज डॉटेड लाइन देकर प्रोड्यूस किया करो, ये रहा। सपोज ये कोई रे ऑफ लाइट है जो लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रहा है, तो वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगा। ये 3 रूल देखकर हम लोग रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। बुक में एक 4th रूल भी है कि अगर एक पोल से इस तरह से लाइट आता है तो वो जितना एंगल यहां बनाएगा उतना ही एंगल नीचे भी बनाएगा, क्योंकि हम लोगों को पता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, इसी वजह से। बट ये ज़रूरी नहीं है, मतलब इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एंगल चेक करना, मेजर करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, इस वजह से। ये सब कुछ समझ में आएगा जब हम रे डायग्राम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर का सारा रे डायग्राम्स दिखाएंगे। तो कनकेव मिरर इस तरह से, देखो लाइंस बहुत क्लियर होना चाहिए इस तरह से, बीच में एक लाइन एकदम स्ट्रेट, ये पोल है, और ये जो लाइन ड्रॉ होगा ध्यान रहे कि ये मिरर के बीचों बीच का पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि पोल बीचों बीच का पॉइंट होता है। जस्ट अ मिनट, आई टेक आउट अ स्केल। अब जब P और F और C अभी तक तो हम फ्री हैंड में देते गए, लेकिन अब देखो रे डायग्राम में किस तरह से देना है। सपोज हम इसको 6 सेंटीमीटर पे अपना बनाते हैं, तो ध्यान रहे कि यहां पर हम क्या बताए थे कि फोकस क्या होता है, दोनों के एग्जैक्ट बीच का जगह होता है। तो हम क्या करेंगे ना, ये दोनों डिस्टेंस को इक्वल रखना जरूरी है, तभी F मिडिल पॉइंट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 पे रखें, अब 2-2 सेंटीमीटर पे हम डॉट देंगे। तो 6 से 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर पे एक डॉट, और फिर 2 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ 2 सेंटीमीटर पे एक डॉट। तो हम इसको बनाते हैं F और इसको बनाएंगे C। तो यहाँ 2-2 सेंटीमीटर का गैप हो गया। ये गैप हम कितना भी रख सकते हैं, 3-3 या 1-1। हम यहाँ पर 6 पे ऐसे ही बोल दिए, 7 पे रख के भी शुरू कर सकते हैं। 7 पे रखते तो 5 और 3 पे दे देते, इस तरह से। मैटर नहीं करता कि कहाँ पर क्या है, सिर्फ C to F और F to P डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट ड्राइंग होगा जब ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो रेज बहुत दूर से आ रहा है, मतलब पैरेलल रेज आएगा। ये इंसिडेंट रे है, एरो देना जरूरी है।
तो जब पैरेलल होता है तो क्या होता है, वो फोकस से पार होता है। तो इसका मतलब ये इस तरह से पार हो जाएगा। कोई भी रे डायग्राम के लिए 2 इंसिडेंट रे होना पड़ेगा। तो अभी हम लोग 1 रे ड्रॉ किए। फिर दूसरा हम पेंसिल से ड्रॉ कर देते हैं ताकि डिफरेंस क्लियरली समझ में आए। दूसरा भी हम इसी तरह से पैरेलल लेना होगा हमको, नीचे ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये भी फोकस से ही जाएगा इस तरह से। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे था, एक ये है रिफ्लेक्टेड रे और एक ये वाला है, ये दोनों कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला ना। तो इसका मतलब इमेज इस पॉइंट पे ही फॉर्म होगा। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। एफ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। उसका साइज क्या हो रहा है, एकदम छोटा सा, पॉइंट के जितना। तो पॉइंट साइज्ड इमेज, ये इसका पहला फीचर, ये इसका दूसरा फीचर। तीसरा फीचर क्या होगा, रेस तो अपने आप मिल गया ना, डॉट डॉट देकर हमको नहीं मिलाना पड़ा। तो इसका मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुआ है। तो ये मेरा फर्स्ट सिनेरियो था जहां पर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो एक डॉट के साइज का इमेज बनता है। एक कनकेव मिरर लो और सन को फोकस करने का कोशिश करो। तो सन इन्फिनिटी में है, देखना एक एकदम डॉट, इतना बड़ा सा सन दिखेगा बस इमेज में, इतना बड़ा, बस येलो हो जाएगा। तो इसका मतलब इतना बड़ा सन था जिसका इमेज एकदम छोटा सा बना, तो हुआ ना पॉइंट साइज का इमेज। सेकेंड सिनारियो में ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास लाएंगे, तो फिर से एक नया वापस मिरर ड्रॉ करेंगे। ये रफ सरफेस दिखाए हैं, एकदम बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ की है पी। फिर से हम स्केल रखें, सपोज हम 8 सेंटीमीटर पे रख दिए। तो 8 से 6 हम 2-2 सेंटीमीटर का ले रहे हैं, क्योंकि 2-2 का गैप ना ज्यादा है ना कम है। तो यहां पर F दिए और यहां पर C। अब सेकंड में ऑब्जेक्ट को हम यहां पर रख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। तो जो रे ऑफ लाइट निकलेगा वो इसके टिप से निकलेगा। ये सब चीज बहुत ध्यान से कॉपी में ड्रॉ करना। तो यहां से एक रे ऑफ लाइट इस तरह से निकल रहा है। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से जाएगा, ये हो गया एक। फिर इससे दूसरा रे भी निकालना है, तो या तो F से पार करवा सकते हैं या C से, किसी से भी करवाओ। सपोज हम C से करवा देते हैं। तो C का क्या रूल है कि जहां से लाइट आया वैसे ही वापस चला जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे मेरा ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, दोनों कहां पर मिला, यहां पर। तो इमेज भी यहीं फॉर्म होगा। अब यहां तो इमेज फॉर्म हुआ, यहां देखो तो इसको बोलते हैं रियल इमेज, क्योंकि अपने आप इंटरसेक्ट हुआ है। और रियल के साथ क्या होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो ऑब्जेक्ट का भी टिप ऐसा था ना, इसमें उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ एरो। इससे समझ में आएगा कि पेन अगर ऐसा है तो इसका ऐसा फोटो बन रहा है। तो इसका फर्स्ट फीचर हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड, ये फॉर्म कहां हुआ, बिटवीन C एंड F। थर्ड फीचर, साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है ना इमेज, तो स्मॉल। स्मॉल बोल सकते हैं या फिर डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम क्या देखें कि जब थोड़ा सा पास लाए तो कम से कम साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ। पहले तो पॉइंट साइज था, अब हम ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे और एग्जैक्टली C के ऊपर रखेंगे, तो क्या होगा। तो फिर से ये एक मिरर ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम थोड़ा फ्री हैंड कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी के चक्कर में। हम अपने मन से मेजरमेंट ले लिए, तुम लोग स्केल से लेना। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली C पे खड़ा करना है, वो इस तरह से फिर पार होगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस।
इस बार दूसरा रे हम सी से नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि फोकस से जाएगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बन जाएगा। कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पर। ये रहा एक रिफ्लेक्टेड रे और ये रहा दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे को इंटरसेक्ट करवाना। तो बोलेंगे इमेज इस तरह से फॉर्म हुआ, और ये उल्टा फॉर्म होगा क्योंकि रियल है तो इन्वर्टेड होगा। तो एट सी में क्या फीचर्स हुआ, पहला रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा हुआ इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, तीसरा सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा। तो इसका मतलब अगर सी पे रखेंगे, इसमें थोड़ा साइज छोटा बड़ा लग रहा है क्योंकि हम बिना मेजरमेंट के किए इस वजह से, बट वो मेजरमेंट लेकर करेंगे तो सेम साइज का ही फॉर्म होगा। तो तीसरा कंडीशन में कि जब ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो इमेज भी सी पे ही फॉर्म होगा और सेम साइज का रहेगा। उसके बाद फोर्थ कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर जाएंगे। देखो पहले इन्फिनिटी से शुरू किए थे, फिर थोड़ा पास लाए, अभी सी पे रखे, अब सी और एफ के बीच में। वीडियो पॉज करके तुम लोग ये खुद से ट्राई कर सकते हो, फिर देखो आंसर मैच हो रहा है या नहीं। पी एफ और सी, अब ऑब्जेक्ट रहेगा सी और एफ के बीच में, कहीं पर भी ले सकते हैं, यहां कहीं पर भी। फिर से वही करेंगे कि एक प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फोकस के बाद तो वो फोकस से जाएगा, दूसरा फोकस से जाने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। तो इस बार दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रहा है, यहां पर। अपने आप मिल गया तो रियल इमेज है, इसलिए उल्टा बनाना पड़ा। तो अब क्या नेचर दिख रहा है हमको, पहला तो रियल एंड इन्वर्टेड, दूसरा क्या दिख रहा है, साइज देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम बोलेंगे एनलार्ज्ड, मतलब बड़ा इमेज फॉर्म हुआ है। तो जैसे जैसे मिरर के पास जाते जा रहे हैं साइज बड़ा होते जा रहा है। और कहाँ फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सी, मतलब सी के भी बाद में। फिर एक कंडीशन और लेते हैं, फिफ्थ वाला, सी और एफ पे रखे थे ना, अब एग्जैक्टली एफ पे रखेंगे। इस तरह से एग्जैक्टली एफ के ऊपर। तो एक रे इस तरह से पैरेलल है, वो फोकस से जाएगा, दूसरा फोकस से ले नहीं सकते हैं, तो हमको इस तरह से यहां स्केल इस तरह से रखना, हम एज्यूम करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, इस तरह से। तो वो लाइन को पूरा मिरर तक ड्रॉ करना होगा, ये एक लाइन है। तो ये तो ऐसे जाता है और ऐसे ही आ जाता है। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है ये दोनों पैरेलल है, पीछे में भी बढ़ाने से नहीं मिलेगा, आगे बढ़ाने से भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रहा है। तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, जब डॉटेड रहता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, कहीं मिल नहीं रहा है मतलब इमेज बहुत बड़ा फॉर्म हुआ है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, क्योंकि हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये इंफिनिटी में जाकर मिल रहा है। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी और साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड, मतलब बहुत ही बड़ा। तो ये हम लोगों का फिफ्थ कंडीशन था। सिक्स्थ में क्या करेंगे, और पास ले आएंगे एफ और पी के बीच में। इस तरह से। तो एक रे पैरेलल है, वो फोकस से जाएगा, और एक ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसे गया ऐसे ही आ गया। तो अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड रे है, ये लग रहा है कि यहां पर डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा, मिल गया। देखो तो प्रिंसिपल एक्सिस भी बड़ा कर दिए, यहां पर मिल रहा है तो इमेज यहां फॉर्म होगा। इस बार एरो उल्टा नहीं देंगे क्योंकि डॉटेड लाइन है ना, तो वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, इरेक्ट, तो एरो भी ऊपर की तरफ ही रहेगा।
और साइज क्या है, बड़ा है। और कहां फॉर्म हुआ, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। तो ये सारा 6 कंडीशन था रे डायग्राम्स का। ये देखो 6 डायग्राम यहां पर दिया हुआ है। ये वाला डायग्राम बुक में अलग थोड़ा सा किया है और हम अलग किए, बट बना सेम ही है, एनलार्ज्ड और वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। तो ये 6 रे डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इन्फिनिटी, फिर थोड़ा सा पास लेकर गए, फिर सी पे रखे तो सेम साइज बना, फिर सी और एफ के बीच में लेकर गए तो साइज बड़ा हो गया, एट एफ पे रखे तो वर्चुअल बना। सबसे पहले बार वर्चुअल इसी में बना था और उसके बाद वापस से वर्चुअल बना। तो कनकेव मिरर में हर बार रियल एंड इन्वर्टेड ही बनता है एक्सेप्ट फॉर दीज 2 कंडीशंस, ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है कि जहां जहां रियल एंड इन्वर्टेड है वहां वहां एरो उल्टा देना होता है। इन सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह का कनकेव मिरर काम कहाँ आता है, तो वो यहां पर लिखा है, टॉर्च वगैरह में रहता है, सर्च लाइट्स में रहता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं, डेंटिस्ट भी यूज करते हैं टिथ को देखने के लिए, टिथ का बड़ा इमेज देखने के लिए, सोलर कुकर वगैरह में रहता है कि सनलाइट फोकस हो सके। तो ये कनकेव मिरर का हम लोग इमेज फॉर्मेशन ठीक से पढ़ लिए। कन्वेक्स मिरर में एक्चुअली हर टाइम पे एक ही टाइप का इमेज फॉर्म होता है, इसी वजह से वो नहीं दिखाए थे अभी। तो एक कन्वेक्स मिरर हम ड्रॉ किए, ये रहा उसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। सपोज ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है, तो लेफ्ट साइड में कोई मार्किंग नहीं है तो हम कहीं पर भी एक बार खड़ा कर दिए। अब उससे पैरेलल जा रहा है, ये रे ऑफ लाइट अंदर नहीं घुसेगा, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन हमको पता है ना कि पैरेलल है तो फोकस से जाएगा। तो हम इस तरह से पॉइंट और फोकस को मैच करने का कोशिश करेंगे। अंदर में डॉटेड लाइन देंगे और बाहर में सॉलिड लाइन। यहां पर बेंड मत करना, ये देखो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब पैरेलल था, फोकस से पार हुआ। दूसरा भी रे चाहिए तो हम अज्यूम करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक हमको लेकर जाना है, लेकिन लाइन टेढ़ा ना हो जाए इसलिए हम स्केल रख रहे हैं। तो मिरर के पहले तक सॉलिड लाइन, यहां से डॉटेड लाइन देना होगा। तो ये ऐसा होगा कि ऐसे गया और ऐसे आया। ये दोनों रे कहां मिल रहा है, अंदर में देखो छोटा सा यहां मिल रहा है, डॉटेड लाइन मिल रहा है ना, इसलिए वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगा, इसीलिए एरो ऊपर दिए हैं। और साइज में क्या दिख रहा है, छोटा सा है तो डिमिनिश्ड। अब हम लोग इसको कहीं पर भी खड़ा करेंगे वो तो ऐसा ही डायग्राम बनेगा। तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम एक ये होता है, दूसरा होता अगर इन्फिनिटी में खड़ा होगा। सपोज दिस इज पी, सी एंड एफ। तो अगर इन्फिनिटी से आ रहा है तो क्या लगेगा कि फोकस से पार हो गया वो, इस तरह से। यहां पर मेरा थोड़ा सा बेंड हो गया, यही प्रॉब्लम होगा अगर स्केल यूज नहीं करेंगे। तो देखो एक्चुअली में रे इस तरह से जाना चाहिए था। फिर ये एक और पैरेलल रे लिए तो वो इस तरह से जाएगा। तो ये दोनों डॉटेड लाइन कहाँ मिला, फोकस पे, तो इमेज फॉर्म होगा एट एफ पॉइंट साइज्ड, और वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट, उल्टा फॉर्म होगा। अब सन तो गोल है, उसका तो समझ नहीं आता सीधा या उल्टा। तो हर जगह हम लोगों को दिख रहा है कि कन्वेक्स मिरर में सेम ही फॉर्म होता है। कनकेव में क्या देखे थे, इमेज कभी बड़ा फॉर्म हो रहा है, कभी छोटा, कभी सेम साइज का, कभी इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है। कन्वेक्स में सेम ही होता है, इसीलिए सिर्फ 2 रे डायग्राम है। इस तरह का मिरर कहाँ यूज होता है, व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में, साइड में देखते हैं ना। क्यों यूज होता है, उसका 2 रीजन है। सबसे पहले तो कि ये मिरर हमेशा सीधा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। तो पीछे जो गाड़ी है उन सबका मिरर में सामने में क्या इमेज बनेगा, सीधा। इमेजिन करो कनकेव मिरर लगा देते हैं और पीछे जो गाड़ी है उसका हमको उल्टा फोटो दिख रहा है,
तो कैसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो एक रीज़न ये है रियर व्यू में कन्वेक्स मिरर यूज़ करने का कि गाड़ी सीधा दिखता है। दूसरा, ये मिरर बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है तो ज़्यादा फील्ड मिलता है देखने का, एरिया ज़्यादा रहता है। For these two reasons we prefer convex mirror as rear view mirrors. तो ये था पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में। अभी इससे जो सम्स वगैरह होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें हम लोग सारा रे डायग्राम देखे। रिपीटेडली बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसको टफ कुछ मत समझना, क्योंकि ये सब कुछ स्टैंडर्ड 8 में है। सिंस तुम लोग सब कुछ भूल गए होगे तो एक बार अच्छे से वीडियो देखना होगा।